फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो कि अपने फ्लैट के लिए या जिस मकान में वो रहते हैं उसके लिए वो किराया पे कर रहे हैं और उस किराया यानी रेंट का अमाउंट जो है 50,000 पर मंथ से ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे केस में 194 IB एक सेक्शन है टीडीएस का कुछ ऑब्लिगेशन उनके ऊपर डालता है। वो ऑब्लिगेशंस क्या हैं, कैसे टीडीएस डायरेक्ट होगा, किस रेट से टीडीएस डायरेक्ट होगा, क्या उस टीडीएस को डिपॉजिट करने का ड्यू डेट है, किस फॉर्म में वो डिपॉजिट करेगा, अगर वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं करता है तो क्या पेनल्टीज होने वाली हैं। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स पहली बात जानिए कि 194 IB अप्लीकेबल किस पर हो रहा है। 194 IB अप्लीकेबल होता है उन टेनेंट्स पर जो कि इंडिविजुअल हैं और जो HUF हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह 194 IB किसी कंपनी पर, किसी पार्टनरशिप फर्म पर अप्लीकेबल नहीं होता है। यह केवल अप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल पे होगा और HUF पे होगा। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल में वो आते हैं जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जैसे हम और आप हैं। HUF क्या होता है? एक अलग एंटिटी होती है जो कि एक इंडिविजुअल क्रिएट करता है। कब क्रिएट करता है? या तो अपने शादी के ओकेजन पे कर ले या फिर जो उसको पहला बेबी होता है उस ओकेजन पे HUF का क्रिएशन किया जा सकता है। इसका पैन होता है, इसका बैंक अकाउंट होता है जैसा कि इंडिविजुअल का होता है। तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी उस इंडिविजुअल पे आता है, उस HUF पे आता है जिसने अपने लैंडलॉर्ड को 50,000 या उससे ऊपर 50,000 से एबव है, नॉट 50,000, 50,000 से एबव का रेंट पर मंथ पे किया हो या पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी पे करता है अगर 50,000 से ज़्यादा, तो भी ये ऑब्लिगेशन उसके पर अप्लीकेबल है। क्या सभी इंडिविजुअल HUF के लिए अप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है नहीं। जिन इंडिविजुअल्स का, जिन HUF का जो इनकम स्टेटमेंट है वो टैक्स ऑडिट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है या टैक्स ऑडिट जिस पे अप्लीकेबल होता है, उन इंडिविजुअल, उन HUF को 194 IB में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होती है। वो 94 I में ही वो टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरी बात देखते हैं कि ये टीडीएस डिडक्ट कब करेंगे। जो इंडिविजुअल, जो HUF रेंट पे कर रहे हैं वो चाहे तो मंथली कर सकते हैं टीडीएस डिडक्ट, चाहे क्वार्टरली करें, चाहे वो एनुअली करें। लेकिन जो सेक्शन में प्रोविजन दिया गया है वो कहता है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप जो लास्ट रेंट पे करेंगे, जैसे मैं मानता हूं कि अप्रैल टू मार्च, हालांकि जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 मंथ्स के लिए होता है। तो तीन बातें आपको ध्यान देनी होंगी। एक तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज मार्च। सेकंड है कि जब आपका रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है, उस कंडीशन में जिस डेट पे टर्मिनेट हो रहा उस डेट पे डिडक्ट करेंगे, या फिर आप हाउस को वकेट कर रहे हैं, किसी कारण से शिफ्टिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफर हो गया आप, तो जिस समय आप वकेट करेंगे उस डेट पे आप टीडीएस को डिडक्ट कर लीजिएगा। अब टीडीएस डिडक्ट करने के बाद क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट का होता है, तो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। तो हम कैसे डिपॉजिट करें? इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा करके हम लोग इसे ई पेमेंट में या ई टैक्स का ऑप्शन होगा उसमें जाकर हम डिपॉजिट कर सकते हैं। कितने दिनों में डिपॉजिट करना है? तो प्रोविजन से कहता है कि जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड से नेक्स्ट 30 डेज, उस मंथ के एंड से नेक्स्ट 30 डेज में आपको टीडीएस का अमाउंट फॉर्म 26 QC, मैं रिपीट करूं, फॉर्म 26 QC के साथ आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब जब आपने 26 QC डिपॉजिट कर लिया तो QC जो है वो एनुअली ही डिपॉजिट होता है, ऐसा प्रोविजन दिया गया है। लेकिन अगर कोई चाहे तो इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी कर सकता है।
उसके बाद अगर आपने इसको डिपॉजिट नहीं किया तो पेनल प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होते हैं। एक बात जानिए फ्रेंड, जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है, चाहे जो टीडीएस डिडक्ट करे, चाहे वो कंपनी डिडक्ट करता हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, जो भी फॉर्मेशन हो कंपनी का, या इंडिविजुअल भी टीडीएस अगर डिडक्ट करना चाहता है, जैसे हम और आप अगर टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक टैन नंबर होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये होना कंपलसरी है। लेकिन एक यूनिक सेक्शन है 194IB जो कि कहता है कि केवल पैन कार्ड से ही आप टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए और उस टीडीएस को ला करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट होता है फ्रेंड कि टीडीएस का परसेंटेज क्या होगा, कितना परसेंट टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे। इसमें दो केस एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली क्या होता है, यदि जो लैंडलॉर्ड है वो पैन कार्ड सबमिशन के लिए टेनेंट्स को दे देता है, इसका मतलब कि टेनेंट्स लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड को कोट कर सकता है 26 QC में, तो उस केस में जो अमाउंट होगा रेंट का उसका 5%। अब कौन सा अमाउंट लेंगे आप, अगर आप एनुअल डिडक्शन कर रहे हैं तो पूरे 12 मंथ का या पूरे 11 मंथ का जो भी आपका रेंट आएगा उसका 5% कैलकुलेट करेंगे आप। वो अमाउंट लास्ट जो आप रेंट पे करेंगे, जैसे 31 मार्च को अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो लास्ट रेंट पे हुआ 31 मार्च, तो 31 मार्च को जो आप पे कर रहे हैं उसी में से होल ईयर का जो रेंट आपने पे किया है उस पे 5% डिडक्ट करके आप लैंडलॉर्ड को पे कर दीजिए। जो आप डिडक्ट करेंगे उसको आप विदिन 30 डेज में आप क्या करेंगे कि उसको डिपॉजिट करेंगे फॉर्म 26 QC के साथ, ठीक है फ्रेंड। और आपको, जब मैं आप कह रहा हूं तो आप टेनेंट से समझिए, वह किराएदार की मैं बात कर रहा हूं जो 50,000 से एबव रेंट पे करता है अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, नॉट फॉर अदर पर्पज। रेजिडेंशियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल पर्पज से आपने लैंड हायर कर लिया, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड। टैन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आप बिना टैन के ही टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने ऐसा नहीं किया तो क्या पेनल प्रोविजंस हैं, उसकी चर्चा कर लें। एक बात जानिए फ्रेंड, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपको HRA का क्लेम लेना है 1013A में, तो आपके लिए तो ये कंपलसरी है कि आप टीडीएस डिडक्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसका क्लेम, HRA का क्लेम नहीं मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल मैंने, ये पेनल प्रोविजन आपके सामने प्रोड्यूस किया हूँ कि अगर वो टेनेंट से टीडीएस काटता ही नहीं है या टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, उसको उसने डिपॉजिट नहीं किया या लेट डिपॉजिट किया, ठीक है, उस टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए फाइलिंग करना पड़ता है। जो 26 QC मैंने बात किया, वो फाइलिंग रिटर्न भी वो लेट करता है, तो उस पर क्या पेनल प्रोविजंस आ सकता है। पहला दिया है कि अगर उस टेनेंट्स ने डिडक्शन ही लेट डिडक्ट किया है, जैसे उसके मार्च में लास्ट पेमेंट किया अगर उसने, तो मार्च में उसने क्या करना चाहिए, टीडीएस को डिडक्ट कर लेना चाहिए। अगर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, वो जाकर टीडीएस अप्रैल में करता है, मई में करता है, जून में करता है, से यहाँ पे मानता हूँ कि उसने 30 अप्रैल को किया, तो 30 अप्रैल को किया तो कहता है कि 1% ऑफ टीडीएस अमाउंट, जो टीडीएस का अमाउंट होगा उसका 1% आपको एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंप्लीट मंथ के लिए या पार्ट ऑफ द मंथ के लिए। अब ये पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा पिछले एग्जाम्पल में कि 30 अप्रैल को किया, तो यहाँ तो 1 कंप्लीट मंथ दिख रहा है आपको, लेकिन अगर कहता है कि वो 15 मई को पेमेंट किया, टीडीएस डिडक्ट किया, तो अगर 15 मई को किया तो अप्रैल और 15 डेज ये ऑफ द मे, तो ये टोटल काउंट किया जाएगा एज ए 2 मंथ। तो 2 मंथ का वो क्या करेगा कि 1% की रेट से वो टीडीएस के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगा। ये तो हुआ कि डिडक्शन लेट किया उसने। दूसरा ये हुआ कि जब वो डिपॉजिट लेट करता है तब क्या होगा, अगर उसने टीडीएस टाइमली डिडक्ट कर लिया लेकिन उसने डिपॉजिट लेट किया है, तो लेट किया है तो उस पर क्या होगा, जितने मंथ का लेट होगा
जितने पार्ट ऑफ द मंथ का लेट होगा उस पे 1.5% पर मंथ किसका टैक्स के अमाउंट का आपको एज ए पेनाल्टी देना पड़ेगा। थर्ड है कि अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया या रिटर्न फाइल करने में लेट कर दिया तो ये प्रोविजन उन पे भारी होने वाला है, क्योंकि इसमें 200 पर डे के हिसाब से पेनाल्टी एप्लीकेबल है और ये पेनाल्टी होगा आपके टीडीएस के अमाउंट के बराबर, यानी मैक्सिमम आपका जो टीडीएस का अमाउंट होगा उतने तक की पेनाल्टी इस पे आ सकती है। फ्रेंड्स, लास्ट एक ऑप्शन होता है एओ के पास। एओ को ये पावर दिया गया सेक्शन 271H में। एओ क्या करता है कि उस पर आपसे लीगल एक्शन लेके आपको पेनलाइज कर सकता है, जो कि ये पेनल अमाउंट वैरी करता है 10,000 to 1 लाख। ये आ सकता है जो नया प्रोविजन आ जाए उसमें जो प्रोविजन होगा वो अप्लीकेबल होगा। इसका मतलब फ्रेंड ये बात तो क्लियर हो गया कि टेनेंट्स अगर 50,000 से एबव का रेंट पे कर रहा है अपने लैंडलॉर्ड को तो वो कंपल्सरी मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करेगा। इट मे बी पॉसिबल कि वो मंथली डिडक्ट कर ले, मे बी क्वार्टरली कर ले, हाफ ईयरली कर ले, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जब वो डिडक्ट करेगा उसके उस मंथ के एंड से नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उसे टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके लिए उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और जब वो रिटर्न फाइल करेगा उसके 15 डेज के बाद फॉर्म 16C, रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म 16C उस लैंडलॉर्ड को टेनेंट्स इशू करेगा। अब ये हो सकता है कि टेनेंट्स को टेक्निकल नॉलेज ना हो तो वो किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकता है, उससे वो ये टीडीएस जमा करवा सकता है। लेकिन प्रोसीजर यही है कि टीडीएस डिडक्ट करेंगे आप। टीडीएस डिडक्ट करने के जिस मंथ में करेंगे उसके अगले मंथ में 30 डेज के अंदर टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। टीडीएस डिपॉजिट करने के बाद आपको रिटर्न फाइल करना है फॉर्म नंबर 26QC। फॉर्म नंबर 26QC में जब आप ये टीडीएस डिपॉजिट करके चालान रिटर्न भेज देंगे तो उसके 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज में आपको फॉर्म 16C जनरेट करके अपने लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। अगर आप टीडीएस नहीं काटते हैं तो एक सैलरीड पर्सन के लिए ये सरदर्द हो जाएगा कि वो बेचारे का क्लेम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड, और एओ के पास एक एडिशनल पावर है 271H में जो कि उस टेनेंट्स को पेनलाइज कर सकता है। फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि इसमें और क्लैरिटी हो जाए। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल है, इसमें शिव इज पेइंग मंथली रेंट एट द रेट ऑफ 60,000 पर मंथ अंडर ए रेंट एग्रीमेंट। शिव जो है एक रेंट एग्रीमेंट के थ्रू वो 60,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर रहा है और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट है। जनरली जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो 11 मंथ्स का होता है, लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए इसको 12 मंथ कंप्लीट ले लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें यह बताया गया है कि ये एग्रीमेंट 12 मंथ का होगा। लैंडलॉर्ड का पैन अवेलेबल है, क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड ने पैन नहीं दिया है तो हायर रेट से टीडीएस टेनेंट्स डिडक्ट करेगा और वो क्या है, वो है 20%। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि टीडीएस जो है मैंने यहाँ पे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिडक्ट किया है, ये मैंने अजम्पशन पहले ही ले लिया है। तो अगर हम देखें तो 60,000 पर मंथ के रेट के हिसाब से देखा जाए तो एनुअल कितना हुआ, 7,20,000 हुआ। अब चूंकि पैन अवेलेबल है इसलिए 5% ऑफ द टीडीएस अमाउंट 7,20,000 का 5% होता है 36,000 होता है। ये 36,000 मार्च में जो रेंट पे करेगा टेनेंट्स अपने लैंडलॉर्ड को उसी में से डिडक्ट कर लेगा और डिडक्ट करने के बाद क्या करेगा कि वो 26QC में इसे रिटर्न के रूप में भेज देगा फ्रेंड। ठीक है, और उसके बाद जो है टेनेंट्स इशू करेगा, उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए उसके बाद टाइम कितना है, जैसे ही आपने 26QC फाइल किया उस डेट से 15 डेज में आपको अपने लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16C इशू करना पड़ेगा। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 190 IB। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेरी करें फ्रेंड, और अगर इससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई या आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्ट्रांग हुआ, आपके डाउट को इसमें रिलीफ मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, राम राम।